मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के सुप्रसिद्ध कथाकार सुदर्शन वशिष्ठ की कहानी पिता की ऐनक लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलती बार कुछ गर्मी थी, जरा सी बस रुक जाती तो पसीना आ जाता। ये अच्छी बात थी कि बस भर जाने पर रास्ते में सवारियां कम चढ़ाते थे। जैसे जैसे बस गोल घुमावदार चढ़ाई चढ़ती गई, बादल छाते गए। कुछ दूर जाने पर बूंदाबांदी शुरू हो गई। पहाड़ों में बारिश भी एकदम आती है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश लग गई। बहुत दिनों बाद बारिश हो तो बड़ा सुहाना लगता है। चारों ओर मिट्टी की सौंधी सौंधी महक फैल गई। चीड़ के जंगलों की ओर से तो और भी मीठी महक आ रही थी। मिट्टी की महक का अपना स्वाद होता है, और बारिश बहुत दिनों बाद हो तो ऐसी सुगंध फैलती है कि सारी हवा नथुनों में भर लेने को मन करता है। लंबे लंबे सांस भरकर मैंने अपने में नए खून का संचार करना चाहा। कंपनी की नौकरी छोड़ पिता अभी अभी गांव गए थे। ताऊ के घर से उन्होंने फोन कर बताया था कि एक बार आकर बातचीत कर जाओ तो अगला कार्यक्रम बने। लगभग 25 बरस नौकरी करने के बाद 3-4 बरस कंपनी में नौकरी बजाने पर उनका मन उचाट हो गया था। एकाएक गाँव जाने की सूझी। हालांकि नौकरी में आने के बाद वे गांव बहुत कम जाते थे। अब तो हमारी और गांव भी शहर बन गए हैं, किसी चीज की कमी नहीं रही, उनका कहना था। बस से उतरा तो ठंडी हवा चल रही थी। इस ओर बारिश नहीं हुई थी। शाम ढलने के साथ सूरज की किरणें मंद पड़ गई थी। पहाड़ के कंगूरों पर डूबते सूरज की लालिमा छा गई थी। घर मुख्य सड़क के करीब ही था। एक लिंक रोड से होकर 10 मिनट में घर पहुंच जाते थे। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिरने लगा। 3 घरों की गली में 3 कमरों का घर था हमारा। 2 कमरे, 1 रसोई। घर का दरवाजा बंद था। दूसरी ओर चाची के घर बच्चे आरती गा रहे थे। रोज शाम को घर में आरती गाई जाती थी। अभी ये क्रम चला हुआ था। अभी 2 युग मिल रहे हैं। त्रिकाल का समय भगवान को याद करो। ऐसे समय माँ कहती। जरा सा धक्का देने से घर का दरवाजा क्रीं क्रीं करता हुआ खुल गया। सोचा पिता भीतर होंगे। भीतर अंधेरा पसर चुका था। कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। कमरे में अजीब सी बास फैली हुई थी। स्विच ढूंढकर बत्ती जलाई तो बहुत ही मध्यम पीला सा प्रकाश कमरे में बिखर गया। पहले सोचा बिजली का बिल कम करने के लिए कम पावर का बल्ब लगाया होगा। फिर पता चला रात के समय यहाँ वोल्टेज ही कम होती है कि बल्ब भी लालटेन की तरह रोशनी देते हैं। पीले प्रकाश में कमरे की चीजें ऐसे दिखाई देने लगी जैसे गहरे पानी में डूबी हो। पिता के कपड़े बेतरतीब पड़े हुए थे, कुछ मंजे पर, कुछ खूंटी पर। मंजे पर उनकी एक पैंट मरे पक्षी सी पंख फैलाए पड़ी थी। एक कोने में दूसरी पैंट नीचे गिरी हुई थी, शायद खूंटी से नीचे गिर गई थी। खूंटी से टंगी कमीज की कॉलर मैल से काली हो गई थी। एक आधी बाजू का स्वेटर टंगा हुआ था। वैसे भी पिता अपने स्वेटर और कपड़े खूंटी पर यूं टांग देते थे कि पहनने पर खूंटी का उभरा हुआ निशान बन जाता। ऐसे तीखे निशान स्वेटर या कोट में एकदम अलग उभरे हुए दिखते। अंदर के कमरे में टेढ़े मेढ़े मंजे पर लिहाफ, तलाइयां एक ढेर में परिवर्तित थी। 2 छोटे ट्रंक और एक अटैची जमीन पर रखे थे। एक और कपड़ों की गठरी सी पड़ी हुई थी। कोने में पड़ी ये गठरी ऐसे लग रही थी जैसे दादी बैठी हो। रसोई में बर्तनों का ढेर बिखरा हुआ था। एक पतीले में चाय पत्ती पड़ी हुई थी, शायद सुबह चाय पीकर वैसे ही रख दी थी। गैस के चूल्हों पर उबले हुए चावल और दाल का झाग सूख गया था। लगता था एक चूल्हा तो बंद ही हो गया है। दोनों कमरों रसोई में बड़ा उजड़ा उजड़ा सा माहौल था। लगता था इस कमरे में या तो कोई बीमार आदमी रहता है या ऐसा जो रहने जीने का जरा सा सलीका नहीं जानता। ताऊ ने जोर डालकर पिता को यहाँ 2 कमरे बनवाने पे मजबूर किया था। बार बार वे रट लगाते, काम शुरू करो, काम शुरू करो। आखिर एक बार ताऊ ने खुद ही एक ट्रैक्टर पत्थर फेंकवा दिया। पत्थर घड़ने का काम शुरू हो गया। पिताजी मान गए। ताऊ ने पत्थर घड़वाए, दरिया से रोड़ी रेता फेंकवा दिया। कई दिन तक एक गांव का मिस्त्री दरवाजे खिड़कियां घड़ता रहा। इसके लिए ताऊ ने अपनी जमीन से एक पेड़ भी कटवा दिया। एक मिस्त्री चिनाई के लिए कई महीने लगा रहा। तब सोचा था चलो कभी कभी गांव जाएंगे तो अपना दरवाजा खोलेंगे। ताऊ जी की एक बात बड़ी बढ़िया थी। उन्होंने एक कॉपी में एक पैसे का हिसाब जोड़ रखा था। पिता तो गांव कम जाते थे। मैं जब भी जाता ताऊ हिसाब की कॉपी दिखाने लग जाते। ताई को आवाज लगाते, ला भाई वो कॉपी पकड़ा। कॉपी खोलकर बोलना शुरू हो जाते। इतने पत्थर घड़ाई, इतने का रेता रोड़ी, इतने की ईंटें, फला आदमी ट्रैक्टर लेकर आया, फला सीमेंट लाया। पुराने जमाने में ये चीजें इतने कम दाम में आती थी, अब जमाने को आग लग गई है। ये पूरी दास्तान थी उनके लिए।
उन्होंने जैसे ताजमहल बनवाया था। जब 2 कमरे बनने लगे तो सभी हंसते थे। कौन रहेगा इस कोठी में? ये कमरे उन्हीं के लिए हो गए, वही रहेंगे, वही बरतेंगे। इन्होंने तो उन्हीं के लिए बनवा दिया, पैसे ही बर्बाद किए। सभी घर वाले कहते हैं। कभी बहुत ही उपेक्षित चीज भी काम आ जाती है। जिस चीज का आदमी जिक्र करने से शर्माता है, वही मौका आने पर सब कुछ बन जाती है। आज वही उपेक्षित जबरदस्ती बनाया हुआ 2 कमरे का घर काम आया। गांव रहने के लिए आसरा तो है, चाहे अभी न बाहर न भीतर मिट्टी प्लस्तर हुआ है। जगह जगह मिट्टी झड़ती है, खिड़की दरवाजे बिना रंग रोगन के हैं, फिर भी घर तो है। शहर में आज तक कुछ नहीं बन पाया, कई स्कीमें बनती बिगड़ती रही। जमीन लेंगे, वह भी शहर में तो क्या आसपास भी नहीं मिल पाई। बना बनाया मकान लेंगे, वे भी इतने महंगे हो गए कि पहुंच से दूर। फिर सोचा लेंटर लेंगे, इस तरह लेते लेते कुछ नहीं ले पाए। अंत में शहर में कोई आसरा नहीं बना। पिता रिटायर हुए, जो जमा पूंजी थी वो बहन की शादी में लग गई, जो कुछ बचा वो माँ की बीमारी में। पिता जब पस्त होने लगे तो खाली खाली होकर घर लौटे। हालांकि वे कभी वापस नहीं लौटना चाहते थे। ताऊ आ गए? एक बच्चे की आवाज उभरी तो मैं चौंक गया। ये बिट्टू था, चाची का पोता। उसने सोचा पिता वापस आ गए हैं। अरे बिट्टू, कैसा है तू? चाची कैसी है? ठीक है, चलो घर। यहाँ अकेले क्या करोगे? बिट्टू ने इतनी आत्मीयता से कहा कि मैं दरवाजा वैसे ही बंद कर चाची के घर चल दिया। कब आया? मैंने पैर छुए तो चाची ने कराते हुए पूछा। अच्छा हुआ तू आ गया। आजकल जेठ जी बड़े परेशान थे बेचारे। हैं कहाँ वे? सुबह ही निकले हैं, आने वाले होंगे अभी। इस वक्त तक तो आ जाते थे। बिट्टू चाय ला। बिट्टू चाय ले आया तो चाची ने बहू को सुनाते हुए जोर से कहा, आज रात का खाना भी यहीं खा लेना, तुम कहाँ बनाओगे? थके हो? चाची बहुत करा रही है। क्या बात है? मैंने पूछा। बस बच्चा, अब तो यहाँ दर्द वहाँ दर्द, अब ठीक नहीं है। नहीं चाची, अभी तगड़ी हो, कोई चिंता नहीं, मैंने कहा। चाचा की मृत्यु के बाद चाची एकदम मुरझा सी गई थी। ताई तो बहुत पहले चली गई थी, कुछ बरस पहले ताऊ भी गुजर गए। अब चाची ही बची थी पुरानी पीढ़ी की। वापस आकर मैंने कपड़े बदले ही थे कि पिता आ गए। खुली पैंट जिसमें 3-4 क्रीजें बनी हुई थी, कंधों से लटकता हुआ कोट, कमीज तो छिप ही गई थी, केवल टाई की गांठ नजर आ रही थी। धीमे धीमे कब वे भीतर आ गए पता ही नहीं चला। पिता सदा ही धीमे धीमे आते हैं, पता नहीं चलता वे कब आए और कब चले भी गए। हर काम में सुस्त, हर काम स्लो मोशन में करते। सुबह लेटे रहना, धीरे धीरे तैयार होना, कभी कभी मुंह धोकर बिस्तर में बैठकर ही कमीज टाई पहनते, फिर कोट और बिस्तर के ऊपर ही खड़े होकर पैंट फंसा लेते। कब आया? उन्होंने बहुत सी धीमी आवाज में पूछा। वैसे तो शुरू से ही वे धीमी आवाज में बोलते थे, अब उनकी आवाज और भी डूब गई थी। बस अभी अभी। मैंने पैर छुए। बैठ बैठ, मैं चाय बनाता हूँ। फिर धीमा स्वर पीले प्रकाश में धीमे से फैला। नहीं, चाय तो अभी पी चाची के पास। चलो कोई बात नहीं, चाची अच्छी मानू है, बस बोलती रहती है पर आदर खातर खूब करती है। चाय पानी खाना कभी कभी यहीं भिजवा देती है बिट्टू के पास। चाय बनाता हूँ, मैंने भी पीनी है। पिता ने पत्ती फेंककर चाय का पानी रख दिया। बूट बिना तस्मे खोले सरकाकर उन्होंने सबसे पहले पैंट उतारी। कपड़े पहनती बार वे सबसे आखिर में पैंट पहनते थे, उतारती बार पहले। पैंट के अंदर उन्होंने पजामा पहन रखा था। मध्यम रोशनी में पजामा मटमैला लगा, हालांकि कभी सफेद रहा होगा। पैंट खोलकर उन्होंने गुच्छा मुच्छा कर मंजे पर फेंक दी। कोट उतारकर खूंटी पर ऐसा टांगा कि उसके कोने में अगले दिन खूंटी का बड़ा सा निशान उभर आए। कमीज नहीं उतारी, हालांकि अभी कुछ गर्मी थी। पिता ने शायद हेडमास्टर होने के नाते टाई पहनी हुई थी। वे पास ही डीएवी स्कूल में हेडमास्टर लग गए थे। नया नया स्कूल था, 8वीं तक। इस ओर अब जगह जगह डीएवी और दूसरे पब्लिक स्कूल खुल गए थे, जहाँ ग्रामीण बच्चे उठते ही पैंट टाई लगाकर जाते, नाक टाई से पोंछते हुए। सर्दियों में सुबह बच्चे तैयार होकर जाते। अतः कई स्कूल वाले पिता को रखने को तैयार थे। पुरानी जान पहचान भी थी। अभी अभी शहर से आए थे, अनुभव था, अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते थे। पिता ने अदरक वाली चाय बनाई जो उन्हें बहुत पसंद थी। एक गिलास खुद लिया और एक मुझे पकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद बिट्टू खाने के लिए बुलाने आ गया। चाची रसोई में बैठी थी, हम भीतर चले गए। आज कुछ खास नहीं बना, जल्दी में चाची ने सफाई दी। हालांकि 2 सब्जियां बनी हुई थी। हुण आराम करो जेठ जी, बड़ी करी नौकरी, उम्र भर नौकरी ही तो बचाई, चाची ने कहा। तू इन्हें अपने साथ शहर वापस ले जा, सारी उम्र बाहर रहे, अब यहाँ मन कैसे लगेगा? जेठानी भी अब नहीं रही,
अकेले कैसे रहना, वैसे भी घोड़े पे सवारी करने के बाद गधे पे थोड़ी ही बैठना। ये उम्र वैसे भी कमाने की नहीं है, और कमाना भी किसके लिए। चाची निरंतर बोले जा रही थी। पिता और मैं हाँ हूँ करते रहे। पिता बहुत उतावले रहते थे। अब तक 3 जगह नौकरी छोड़ चुके थे। नौकरी की अब जरूरत भी क्या थी, किसके लिए कमाना। बहन की शादी हो गई, मैं नौकरी में हूँ। ये तो चलो मन लगाने के लिए था कि कहीं लग गए तो टाइम पास हो गया। पिता नौकरी को गंभीरता से लेते थे। कभी कहते इस घर को बेच कहीं शहर बाजार के नजदीक रहते हैं, एक आध कमरा ही मिल जाए, वहाँ स्कूल खोलेंगे, कोई दूसरा धंधा करेंगे। घर आकर मैं बाहर के मंजे पर लेटने की तैयारी करने लगा। कुछ उमस सी थी। मैंने खिड़की खोल दी। बात सुन, आज मैंने स्कूल छोड़ दिया। भीतर के कमरे से धीमी से आवाज आई। मैं चौंका। भीतर गया तो पिता बिखरे लिहाफों में दुबके हुए थे। मैंने स्कूल छोड़ दिया। लाला लोगों ने ये स्कूल खोले हैं, दुकानदारी ही है ये, और कुछ नहीं। पिता फीकी हंसी हंसे और छत की नंगी कड़ियों की ओर देखने लगे। मैं हक्का बक्का सा रह गया। कुछ संयत होने पर मैंने कहा, चलो अच्छा किया, काफी हो गई नौकरी अब। मैं भी आपको यही कहने वाला था। रात देर तक नींद नहीं आई। चाची का छोटा पोता बार बार रोता रहा। सुबह के पहर ऐसी नींद आई कि सुबह धूप निकलने पर भी जाग नहीं पाया। पिता जल्दी उठ गए थे। हाथ मुंह धोकर बाहर निकला ही था कि पिता ने चाय का गिलास थमा दिया। पिता पुरानी ऐनक पहने अखबार पढ़ रहे थे। ये ऐनक कहाँ से ली उन्होंने? शायद अपनी ऐनक टूट गई हो। मैंने पूछ ही लिया, ये कौन सी ऐनक है? यह मुझे पुरानी चीजें ढूंढते हुए बड़के के घर से मिली। शायद तुम्हारे दादा की है या बड़के की है। मुझे बिल्कुल फिट आई। इसमें मुझे चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं। पिता ने खुश होते हुए कहा, देखो बारीक से बारीक अक्षर भी मैं देख पा रहा हूँ। बाहर भी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। पिता ऐसे खुश थे जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। अखबार से नजरें हटावे मुझे देखने लगे एकटक। पिता क्या दिखते हैं मुझ में? मैं सोचने लगा, शायद वे देखते हैं मुझ में अपना 30 साल पुराना चेहरा, जब फड़कती थी उनकी पिंडलियां, जब चलते थे मीलों, नदियां फलांगते थे, ढा लेते थे पहाड़ हाथों पर। शायद ये भी सोचते होंगे जो गलतियां उन्होंने की वे मैं न करूं, जो वे नहीं कर सके वह मैं करूं। पिता आराम से पिता की ऐनक से ताजा अखबार पढ़ने लगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई रचना के साथ। धन्यवाद।